सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, जैविक खाद्य पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही वह कृषि पद्धति है जिसे हम कीटनाशकों के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसके प्रयोग से हमारी फसलें तो लहलहाती ही हैं, साथ ही भूमि की बढ़ती है उर्वरा शक्ति और हमारे स्वास्थ्य पर भी नहीं पड़ता कोई प्रतिकूल प्रभाव। तो आइए कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित ये फिल्म देखते हैं और अधिक जानकारी के लिए, जिसका नाम है रोपण कचरे की वर्मी कंपोस्टिंग। एक स्वस्थ फसल हर कृषक का सपना है। इसके लिए यह जरूरी है कि फसलों को आवश्यक मात्रा में पोषण मिले, जिससे उनका बेहतर विकास हो और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। रोपण फसलें जैसे नारियल और सुपारी छोटे और मझोले किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। खाद के ऊंचे दामों की वजह से अधिकांश किसान अपनी फसलों को पर्याप्त पोषण नहीं दे पाते हैं। रासायनिक खाद महंगी ही नहीं, बल्कि इसका अधिकाधिक प्रयोग मृदा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विभिन्न प्रकार की कार्बनिक खादों द्वारा की गई कार्बनिक कृषि इन सभी समस्याओं का एक उचित उत्तर है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान ने एक नई कम लागत वाली तकनीक विकसित की है, जिससे कृषक रोपण फसलों के कूड़े करकट को केंचुओं की मदद से वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं। इस तकनीक को वर्मी कंपोस्टिंग की संज्ञा दी गई है। इस तरह बनाई वर्मी कंपोस्ट को पुनः नारियल बाग में प्रयोग किया जा सकता है। अच्छी तरह से प्रबंधित 1 हेक्टेयर नारियल बाग से औसतन 6 से 8 टन सूखे नारियल पत्ते, गुच्छों का कूड़ा इत्यादि प्राप्त होता है। इनको कंपोस्ट के रूप में बदलकर नारियल सहित विभिन्न फसलों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे इन फसलों के आवश्यक पोषण की अपेक्षित अंश की पूर्ति की जा सकती है। नारियल कचड़े में लिग्निन और पॉलीफिनॉल की मात्रा अधिक होने की वजह से इनका जैव अपघटन प्राकृतिक परिस्थिति में धीमा होता है। इस अपघटन प्रक्रिया को तेज करने के लिए केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक स्थानीय जाति के केंचुए की पहचान की है, जो अफ्रीकी नाइट क्रॉलर से संबंधित है। इसको यूड्रिलिस जाति के नाम से बुलाया जाता है। यह केंचुआ नारियल पत्तों को दानेदार वर्मी कंपोस्ट में बदलने में दक्ष साबित हुआ है। इस जाति का केंचुआ गहरे रंग का और जोरदार होता है। कृमिकोश भी स्थूल और गाढ़ा होता है। इसका नारियल कचड़े में अफ्रीकी केंचुए की अपेक्षा जल्दी बहुगुणन होता है। 1 टन नारियल पत्तों को वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए करीब 1000 केंचुए की आवश्यकता होती है। इसलिए यह जरूरी है कि केंचुए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। केंचुओं के बहुगुणन के लिए भी एक साधारण तकनीक केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान में विकसित की गई है। इसके लिए सड़ते हुए पत्तों और गोबर को एक भाग में मिलाकर संवर्धन माध्यम तैयार करें। इस मिश्रण को सीमेंट टंकी, लकड़ी के बॉक्स, प्लास्टिक बाल्टी या बेसिन में डालें, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था हो। केंचुओं का न्यूक्लियर कल्चर 50 कृमि प्रति 10 किलोग्राम मिश्रण की दर से उपयोग करें। इसके ऊपर पर्याप्त छाया की व्यवस्था करें और पानी छिड़क कर आवश्यक नमी बनाए रखें। केंचुओं का बहुगुणन अधिक संख्या में कृमिकोश बनने से 1-2 महीने में 300 गुना हो जाता है। एक कृमिकोश से 2 से 3 बाल केंचुए निकलते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करें। इसके लिए गड्ढों या सीमेंट टंकियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गहराई 1 मीटर से कम हो। इन टंकियों में
जल निकासी की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। 2-3 महीने तक विघटित नारियल पत्तों को इकट्ठा करें। बिना काटे इन पत्तों का उपयोग करें जिससे श्रम की बचत हो। पत्तों को उल्टा करके परतों में गड्ढे या टंकी में भरें। इन पत्तों के साथ ताजा गोबर 100 किलो प्रति टन पत्तों की दर से मिलाएं। गोबर अधिक मात्रा में उपयोग न करें, नहीं तो केंचुओं की रुचि नारियल पत्तों की अपेक्षा गोबर खाने में अधिक होगी। पत्तों और गोबर की परतों को बारी-बारी से टंकी में भरें। नियमित रूप से सिंचाई करके पर्याप्त नमी बनाए रखें। 3 हफ्ते के प्रारंभिक अपघटन के बाद 1 टन नारियल पत्तों के लिए 1000 केंचुओं को टंकी में छोड़ें। इसे सूखी घास या सूखे नारियल पत्तों से छाद्यावरण प्रदान करें। यह ध्यान रखें कि केंचुओं पर सीधी धूप का बुरा असर पड़ता है। केंचुओं की गतिविधि बनाए रखने के लिए नियमित सिंचाई भी जरूरी है। केंचुओं को पक्षियों और चूहों से बचाने के लिए टंकी के ऊपर जाली का इस्तेमाल करें। 60 से 75 दिन के अंदर 70% कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाएगा और केंचुओं की संख्या भी दुगनी हो जाएगी। सिंचाई बंद करने के 2 हफ्ते के बाद वर्मी कंपोस्ट इकट्ठी करके छाया में सुखाएं। निचली परत से केंचुओं का संग्रहण करें और इन्हें पुनः वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग में लाएं। अपघटित सामग्री को छानकर अलग करें। अब वर्मी कंपोस्ट तैयार है। नारियल पत्तों से बनी वर्मी कंपोस्ट में 1.2 से 1.8% नाइट्रोजन, 0.1 से 0.2% फास्फोरस और 0.1 से 0.4% पोटेशियम होता है। नारियल बागों में वर्मी कंपोस्टिंग गड्ढों या ढेरों में की जा सकती है, जिसमें कम लागत आती है, और समृद्ध खाद बागान में ही तैयार की जा सकती है। सुपारी उगाने वाले किसान भी वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया का प्रयोग कचरे के पुनः चक्रण के लिए कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर सुपारी बाग से करीब 5 से 6 टन कूड़ा करकट प्राप्त होता है। अगर सुपारी के साथ कोको को मिश्रित फसल के रूप में उगाया जा रहा है तो इतना ही कचरा और उत्पन्न होगा। अगर इस कचरे को कंपोस्ट बनाकर सुपारी बाग में पुनः चक्रण करें तो सुपारी ताड़ की नाइट्रोजन की 50%, फास्फोरस की 30% और पोटेशियम की 26% आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। सुपारी और कोको के कचरे के अपघटन के लिए केंचुए की यूड्रिलिस यूजिनी जाति अधिक प्रभावशाली पाई गई है। सुपारी और कोको कचरे की वर्मी कंपोस्टिंग सीमेंट टंकियों या गड्ढों या ढेरों में की जा सकती है। पत्तियों को काटकर टंकी या गड्ढे में भरें। 100 किलो गोबर प्रति टन कचरे में मिलाएं। पानी छिड़ककर पर्याप्त नमी बनाए रखें। इस मिश्रण को अपघटन के लिए 2-3 हफ्ते तक छोड़ दें। इसके बाद 1 टन कचरे के लिए 1000 केंचुए टंकी में छोड़ें। अगले 60 दिनों तक नियमित सिंचाई करके नमी बनाए रखें। इसके बाद सिंचाई बंद कर दें। इससे केंचुए निचली गीली परतों में चले जाएंगे। ऊपरी परत से वर्मी कंपोस्ट का संग्रहण किया जा सकता है। इतने समय में 88% सुपारी पत्तियां और 75% कोको की पत्तियां
दानेदार बिना गंध वाली वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाएंगी। अकार्बनिक खादों की अपेक्षा वर्मी कंपोस्ट कहीं अधिक बेहतर है। यह स्थिर, बारीक कार्बनिक खाद है जिससे पोषक तत्व धीरे धीरे मुक्त होकर मृदा में प्रवेश करते हैं। इसके प्रयोग करने से किसानों को अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में मौजूद पोषक तत्व आसानी से पौधों को उपलब्ध होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म होने की वजह से मृदा का भाग बन जाते हैं और मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में सहायक होते हैं। यह मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाती है। इसमें हार्मोन और विटामिन्स होते हैं जो पौध विकास में सहायक होते हैं। यह मृदा वातन, मृदा की जल धारण क्षमता एवं पौध की मूल वृद्धि भी सुधारती है। स्थूल न होने की वजह से इसका भंडारण और परिवहन भी आसान है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से नारियल और सुपारी की पौध की वृद्धि और ओज में सुधार देखा गया है। वर्मी कंपोस्टिंग कार्बनिक कचरे को उच्च गुण वाली खाद में परिवर्तित करने वाली साधारण, कम लागत वाली और आसान प्रक्रिया है। यह खाद तरकारी, फल, सजावटी और रोपण फसलों के लिए पोषण का एक उत्कृष्ट स्रोत है। किसान इस तकनीक को अपनाकर न केवल अपनी फसलों की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, बल्कि यह किसानों के लिए एक लाभकारी उद्यम भी है। वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में लागत 2 रुपये प्रति किलो की आती है, जबकि बाजार मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम का है। वर्मी कंपोस्ट एवं केंचुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसे पूरा करने के लिए केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान विभिन्न राज्यों के किसानों और विकास एजेंसियों को केंचुओं का न्यूक्लियस कल्चर वितरित कर रहा है। बहुत ही कम समय में इस संस्थान से 5 लाख से भी अधिक केंचुए किसानों को प्रदाय किए जा चुके हैं। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान आजकल वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस संस्थान का लक्ष्य है कि अधिकाधिक संख्या में किसान कार्बनिक खाद उत्पादन के लिए इस तकनीक का प्रयोग करें और अपने स्वस्थ फसल के सपने को साकार करें। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमें उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होना अति आवश्यक है। आज हर किसान चाहता है कि कृषि के साथ साथ कोई ऐसा व्यवसाय या व्यापार करे जिससे उसे अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो सके। मसलन भेड़ व्यवसाय, जिससे हमें दूध और ऊन दोनों की ही प्राप्ति होती है। तो आइए इसकी अधिक जानकारी के लिए देखते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित ये फिल्म गलीचा एवं बारीक ऊन उत्पादन हेतु भेड़ पालन। देश में प्रतिवर्ष 5 लाख क्विंटल ऊन का उत्पादन होता है, जिससे हमारे उद्योग की मात्र आधी आवश्यकता की ही पूर्ति होती है। कम उत्पादन के कारण लगभग उतनी ही ऊन का विदेशों से आयात करना पड़ता है। भेड़ों से प्राप्त ऊन का उपयोग मुख्यतः गलीचा, कंबल, शॉल, नमदा
एवं ऊनी वस्त्रों के निर्माण में होता है। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से ऊन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बारीक यानी महीन ऊन, गलीचा ऊन और मोटी ऊन। ये ऊन भेड़ों की अलग-अलग नस्लों से प्राप्त की जाती है। देश के विभिन्न भागों में पाली जाने वाली नस्लों जैसे भारत मेरिनो, कश्मीर मेरिनो, गद्दी सिंथेटिक, नीलगिरी सिंथेटिक से वस्त्र निर्माण के लिए बारीक ऊन प्राप्त होती है, जबकि अविकालीन चोकला, मगरा, नाली, पूगल, मारवाड़ी, जैसलमेरी, पाटनवाड़ी, मुजफ्फरनगरी आदि नस्लों से गलीचा निर्माण हेतु ऊन प्राप्त होती है। उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि भेड़ों में उचित प्रजनन, स्वास्थ्य, आवास व आहार प्रबंध किया जाए। भेड़ पालन हेतु नस्ल का चुनाव वहां की जलवायु के अनुरूप ही करना चाहिए। प्रतिवर्ष प्रजनन हेतु उत्तम नर व मादा का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि रेवड़ का उत्पादन स्तर बढ़ाया जा सके। इसके लिए नस्ल की शुद्धता, पशुओं के स्वयं के उत्पादन स्तर, उनके वंशज एवं संबंधियों के उत्पादन स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। रेवड़ का उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 15 से 20% बूढ़ी, कम उत्पादन वाली भेड़ों को निकालकर नई भेड़ों को शामिल करना चाहिए। मेढ़े का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मेढ़ा नस्ल के अनुरूप हो। मेढ़े के अंडकोश बड़े, मुलायम व लचीले हों। प्रजनन योग्य मेढ़े की उम्र 1.5 वर्ष या 2 दांत वाला होना चाहिए। रेवड़ में नर व मादा 1 व 35 के अनुपात में हो। रेवड़ में एक ही मेढ़े का प्रयोग 2 वर्ष से अधिक नहीं करें। मेढ़ा कामुक होना चाहिए व 2 वर्ष के बाद अन्य भेड़ पालक से मेढ़ा बदल लेना चाहिए, जिससे अंतः प्रजनन न हो। रेवड़ में कितनी भेड़ें गर्मी में आई हैं, इसकी पहचान नर मेढ़े के शिश्न पर कपड़ा बांधकर और उसे रेवड़ में छोड़कर कर सकते हैं। तत्पश्चात गर्मी में आई हुई भेड़ों को उत्तम मेढ़ों से गाभिन कराना चाहिए। गर्भधारण के 5 माह पश्चात भेड़ें ब्याती हैं। नवजात मेमने के लिए खीस अमृत माना गया है। अतः मेमने को मां का पहला दूध समय समय पर पिलाते रहना चाहिए। मां के दूध से मेमनों में रोगों से लड़ने की क्षमता आती है एवं दस्तावर होने से उसका पेट भी साफ हो जाता है। भेड़ों का बाड़ा खुला, हवादार एवं ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। बाड़े का घेरा कांटेदार झाड़ियों या स्थानीय साधनों से 6 फुट ऊंचा बनाना चाहिए तथा खराब मौसम से बचाव के लिए बाड़े के एक हिस्से में छप्पर डाल देना चाहिए। चरागाह क्षेत्र की कमी और पशुओं की बढ़ती संख्या के कारण प्रति एकड़ पशुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। देश में चरागाहों की उत्पादकता में विभिन्न कठिनाइयों के बाद भी चराई क्षेत्रों एवं चारा उत्पादन के विकास की असीम क्षमता है। मात्र चरागाह संरक्षण व प्रबंधन द्वारा चरागाह का उत्पादन 2 गुना बढ़ जाता है तथा बहुवर्षीय घास के चरागाह स्थापन द्वारा 4 गुना और जलवायु अनुसार बहुवर्षीय घासों जैसे अंजन, सेवन, टॉल फेस्क्यू, राई तथा किकू घास के साथ डाइक्रो, पाला, कैर इत्यादि झाड़ियां और बबूल, नीम, सिरिस, अरडू, खेजड़ी, शहतूत, ब्यूल और विलो इत्यादि वृक्षों को लगाकर त्रिस्तरीय वन चरागाह से 8 गुना चारे का उत्पादन कर इस तकनीकी से 1 हेक्टेयर में लगभग 20 भेड़ों को पाला जा सकता है। जब भी हरे चारे का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो, उस समय उसे सुखाकर हे इसके रूप में संरक्षित कर सकते हैं। भेड़ों से अधिक उत्पादन लेने के लिए
8 से 10 घंटे की चराई के उपरांत गर्भावस्था तथा दूध देने वाली भेड़ों, छोटे मेमनों तथा प्रजनन के दौरान मेढ़ों को उनके शारीरिक भार का 1 से 1.5% रातब मिश्रण देना आवश्यक है। केवल चरागाहों पर ही निर्भर भेड़ों को नमक तथा खनिज लवण का मिश्रण देना आवश्यक है। इसके लिए खनिज लवण की ईंटें बाड़े में रखी जानी चाहिए, जिसे भेड़ें इच्छानुसार चाटती रहें। अकाल के समय पशुओं की पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चारा तथा दाना मिश्रित संपूर्ण आहार युक्त ईंटों को खिलाना कारगर सिद्ध हुआ है। भेड़ों से अधिक व उत्तम गुणवत्ता की ऊन प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि रेवड़ में सभी भेड़ें स्वस्थ रहें। भेड़ों में अनेक प्रकार के रोग पाए जाते हैं, जिनमें चेचक, पीपीआर, फड़किया व परजीवियों का संक्रमण प्रमुख है। भेड़ों में चेचक एक अत्यंत गंभीर संक्रामक विषाणु जनित रोग है, जो रोगी भेड़ के संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग से भेड़ों की खाल खराब हो जाती है, उनकी पैदावार में गिरावट होती है। चेचक से बचाव हेतु प्रतिवर्ष वयस्क भेड़ों को टीका लगवाना चाहिए। पिछले 15 वर्षों के दौरान विषाणुओं से उत्पन्न होने वाला पीपीआर रोग एक महामारी के रूप में पूरे देश में फैल गया है। सीधे संपर्क व प्रदूषित हवा, चारा पानी से विषाणु रेवड़ में फैलते हैं। रोगी पशु के उपचार हेतु पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक, बुखार व दस्त अवरोधक दवा देनी चाहिए। रोकथाम हेतु टीका 3 वर्ष में 1 बार लगवाना चाहिए। भेड़ों में जीवाणु जनित फड़किया रोग अचानक मृत्यु का प्रमुख कारण है। रोग से ग्रसित भेड़ें बेचैनी से उछलती हैं, एक ही दिशा में घूमती हैं। इस रोग से बचाव हेतु प्रतिवर्ष 6 माह के अंतराल पर टीका लगवाना चाहिए। भेड़ों में आंतरिक परजीवियों, गोल कृमि, यकृत कृमि, फीता कृमियों का संक्रमण प्रदूषित चारे के साथ कृमियों के लार्वा खाने से होता है। रोगी भेड़ में गल सूजा, खून की कमी, कमजोरी, मिट्टी खाना प्रमुख लक्षण हैं। अंतः कृमियों से बचाव हेतु वर्ष में 1 बार मानसून के दौरान अंतः कृमि नाश दवा देनी चाहिए। मानसून अधिक समय तक रहने पर अक्टूबर-नवंबर माह में मेघनी की जांच के आधार पर दवा की दूसरी खुराक देनी चाहिए। भेड़ों में कई प्रकार के बाह्य परजीवियों, जुएं, चीचड़े, बरूथियों का संक्रमण भी होता है। इनसे बचाव हेतु भेड़ों को ऊन काटने के 15 दिन पश्चात कीटनाशक दवा के पानी से नहलाना चाहिए। अन्य बीमारियों जैसे नीलरसना, जाड़िया, खुर व मुंह पका, निमोनिया का पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार इलाज करवाना चाहिए। ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार मार्च व सितंबर माह में करनी चाहिए। ऊन काटने से पूर्व भेड़ को तालाब पर ले जाकर अच्छी तरह से नहलाना चाहिए। ऊन की कटाई करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊन की कटाई का स्थान साफ हो, भेड़ पूर्णतः सूखी हो। कटाई की प्रक्रिया के पश्चात ऊन को मंडियों तक पहुंचाया जाता है। ऊन के बढ़ते उपयोग से भारत में भेड़ पालन की बेहतर संभावनाओं का तेजी से विकास हो रहा है और इसी से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में कच्चे ऊन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जरूरत है भेड़ पालन के लिए अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाभदायक पेशे से जुड़ जाएं और खुद को व देश को ऊन उत्पादन के श्रेष्ठतम आयाम से परिचित कराएं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पूर्ण रूप से कृषि मौसम पर आधारित होता है। तो आइए देखते हैं 3 दिनों का पूर्वानुमान कृषि मौसम। कृषि मौसम की ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्व राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि 13 दिसंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। आंतरिक तमिलनाडु, तटीय और दक्षिण आंतरिक केरल और लक्षद्वीप में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। 14 दिसंबर को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। किसान भाइयों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसके लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। सोमवार की सुबह फिर मुलाकात होगी कृषि जगत की ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।